प्रतीक्षा करते हुए आरंभ करते हैं। जैसा कि कल मैंने कहा था कि भाषा शिक्षण कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। विश्व के अन्य विषयों को भी अगर आप ठीक ढंग से समझना चाहते हैं तो पहले भाषा शिक्षण की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। और ये कब होगा? जब हम कुछ भाषाई कुशलताएं अर्जित करें। जैसा कि कल हमने कहा था कि भाषा शिक्षण एक सुनिश्चित रूप से सुनियोजित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से औपचारिक रीति से हम कुछ सीखते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही थी कि अगर आप भाषा सीखना चाहते हैं या विश्व का कोई भी विषय सीखना चाहते हैं, चाहे वो कला का विषय हो, आर्ट्स का विषय हो, साइंस का विषय हो, कॉमर्स का विषय हो, उस विषय को सीखने के लिए पहले भाषा सीखनी ज़रूरी है। लेकिन यह भाषा सीखना कुछ कौशल्यों को अर्जित करना है, कुछ कुशलताओं को अर्जित करना है। इसके लिए आपको भाषा विज्ञान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। व्याकरण को अत्यंत सूक्ष्मता से अत्यंत गहराई में पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ भाषा आनी चाहिए। अब ये आनी चाहिए कैसे? तो उसके 4 कौशल हैं और इन 4 कुशलताओं को समझने के लिए पहले आपको पहली कुशलता से गुजरना पड़ेगा। वह है सुनना, जिसको हम विशुद्ध संस्कृत में श्रवण कौशल कहते हैं। मतलब श्रवण कौशल्य सीखने के लिए पहले सुनना ज़रूरी है और सुनते सुनते हम धीरे धीरे बोलने लग जाते हैं तो दूसरा कौशल आ जाता है बोलने का, जिसको हम भाषण या संभाषण कहते हैं। इस भाषण या संभाषण को समझते समझते हम धीरे धीरे भाषा के लिखित रूप को पढ़ना सीखते हैं। मतलब कोई परिच्छेद पढ़ना, कोई अक्षर पढ़ना, कोई शब्द पढ़ना, कोई वाक्य पढ़ना, यह पठन कौशल है जिसको हम मराठी में वाचन कौशल कहते हैं। और धीरे धीरे जब हम वाचन करने लग जाते हैं तो लिखने का भी अभ्यास हो जाता है, लिखने का भी कौशल आ जाता है, उसे हम लेखन कौशल कहते हैं। मतलब देखिए, भाषा सीखने के लिए आपको भाषा विज्ञान के गहनतम सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं है। आपको व्याकरण अत्यंत गहराई से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपितु आपको भाषा बोलचाल की आनी चाहिए। ध्यान रहे, बिना व्याकरण के ज्ञान के विश्व में हजारों नहीं करोड़ों लोग भाषा का प्रयोग करना जानते हैं। जो अनपढ़ लोग हैं वो भी भाषा बोल सकते हैं अच्छी तरह से सुन करके। विश्व में ऐसे अनेक उदाहरण मिले हैं जिन्होंने भाषा विज्ञान या व्याकरण को नहीं पढ़ा, लेकिन सुन सुनकर उन्हें बहुत कुछ आता था। ऐसे लोगों को बहुश्रुत कहा जाता है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि संत कवि कबीर का नाम तो आपने सुना ही होगा। संत कबीर किसी विश्वविद्यालय नहीं गए, संत कबीर किसी महाविद्यालय नहीं गए, किसी पाठशाला में नहीं गए, किसी विद्यालय में नहीं गए, किंतु उनके द्वारा कहे गए दोहों और रमणियों, साखियों, पदों पर आज पीएचडी हो रही है, संशोधन किया जा रहा है। मतलब औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता भाषा सीखने के लिए जरूरी नहीं है। आप दैनंदिन बोलचाल के माध्यम से अपने विचारों को बोल सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। और भाषा की परिभाषा करते समय हमने ये कहा था कि भाषा वह कर्णग्राह्य वाक् प्रतीकों की व्यवस्था है, प्रणाली है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर कुछ प्रकट करे, चाहे वो भाव हो, चाहे विचार हो, चाहे किसी अन्य प्रकार की संवेदना हो।
इसलिए हमें भाषा सीखने के लिए वैज्ञानिक, सैद्धांतिक, शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अपितु साधारण बोलचाल में अनुभवों के आधार पर जो सीखते हैं वह भी भाषा का शिक्षण है। मैंने इससे पूर्व भी कहा था कि हमारी पहली शिक्षक हमारी माँ होती है। हमारी माँ हमें शब्दों से परिचय कराती है, संकल्पनाओं से परिचय कराती है, विचारों से परिचय कराती है। इसलिए हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अनौपचारिक माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन औपचारिक शिक्षा की भी जरूरी होती है। मतलब माँ सिखा सकती है, पिताजी सिखा सकते हैं, भाई सिखा सकते हैं, चाहे वो अनपढ़ क्यों न हो, किंतु हमें हमारे जीवन यापन के लिए हमें पाठशाला का औपचारिक शिक्षण लेना जरूरी है। और ये शिक्षण कैसे आएगा? ध्यान रहे, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, जो नई शिक्षा लागू हो रही है, उस शिक्षा में मातृभाषा का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए भाषा के संस्कार, भाषा शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम अगर कोई है तो मातृभाषा है। इसलिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का माध्यम कोई हो सकता है तो मातृभाषा हो सकता है। फिर आगे चल करके आप अपने राज्य की भाषा पढ़ें, अपने राष्ट्र की भाषा पढ़ें, अंतर्राष्ट्रीय भाषा पढ़ें, अलग अलग भाषाएं पढ़ें, पड़ोसी राज्यों की भाषाएं पढ़ें, पड़ोसी देशों की भाषाएं पढ़ें, विदेशी भाषाएं पढ़ें, आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन मानव मस्तिष्क का सही विकास जो बचपन में होता है, प्राथमिक अवस्था में होता है, उसके लिए मातृभाषा से बड़ा अन्य कोई भी माध्यम नहीं है। आप अपनी माता की भाषा से, मातृभाषा मतलब माता जिस भाषा में आपको संसूचनाएं देती हैं, कुछ सिखाती हैं, वो मातृभाषा। तो इसलिए ध्यान रहे कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में दो प्रकार की भाषाओं का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। पहली है मातृभाषा। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है माँ की बोली, माँ जो बोलती है वो भाषा, जिसे बालक अपनी माँ के सानिध्य में बैठ करके, अपने माँ के सानिध्य में रह करके सहज सुचारू रूप से ग्रहण करता है। धीरे धीरे यही मातृभाषा बालक के माता पिता, भाई बहन तथा अन्य परिजनों, अन्य परिवारजनों के बीच रहकर सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते रहता है। ध्यान रहे, बच्चा जब पैदा हो जाता है तब से लेकर के वो जब पाठशाला जाने लगता है, इस बीच का सबसे बड़ा कालावधि वह अपनी माँ के साथ गुजारता है। इसलिए वो जो पहली भाषा सीखता है उसको मातृभाषा कहा जाता है। धीरे 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 अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करते 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 जब बच्चा तुतलाना सीख जाता है, अपने नातेदारों का, परिजनों का, पारिवारिक जनों का जो रिश्ते का नाम होता है, जैसे बाबा है, जैसे मामा है, जैसे चाचा है, जैसे ताई है, जैसे ताया है, ये सारे नामों का उच्चारण करने लग जाता है, तो धीरे 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 वह अपेक्षाकृत विस्तृत होता जाता है। ध्यान रहे, वही मातृभाषा जब बच्चा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये जो
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है उस माध्यम से स्कूल के द्वारा ग्रहण करता है, पाठशाला के द्वारा अपने अध्यापकों के द्वारा ग्रहण करता है, तो उस मातृभाषा का शीर्षक बदलकर बन जाता है और उसे कहा जाता है प्रथम भाषा, जो पाठशाला में पहली बार सीखता है। और धीरे 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 यही प्रथम भाषा, यही मातृभाषा उसके व्यवहार की भाषा बन जाती है। वो जो व्यवहार करता है दैनंदिन जीवन में, मतलब वो कहीं दुकान में जाता है, कहीं बाजार में जाता है, किसी सभा सम्मेलन में जाता है, मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गिरजाघर में जाता है, या किसी भी अपने उपासना स्थल में जाता है, तो वो जो सुनता है अपने से बड़े लोगों की, विद्वानों की, धार्मिक विद्वानों की, पंडितों की, महाराजों की, मौलवियों की, तो धीरे धीरे उसकी यह प्रथम भाषा अनौपचारिक रीति से और अधिक मजबूत बनते जाती है। और ध्यान रहे कि इसी माध्यम से केवल हम धार्मिक बात नहीं कर रहे हैं, अपितु सामाजिक, जिसे अस्मिता के निर्माण की बात कहते हैं, वो भाषा के माध्यम से आती है। समझिए, आप किसी एक विशिष्ट जाति में जन्म लेते हैं। अगर उस जाति में पूजा पाठ का माध्यम मराठी भाषा हो, तो वो आपके मराठी अस्मिता बन जाती है। अगर आपकी वह पूजा पाठ की भाषा संस्कृत है, तो आपके संस्कारों की, आपकी सामाजिक अस्मिता की भाषा वो बन जाती है। अगर आपकी इबादत की भाषा उर्दू है, फारसी है, अरबी है, तो वो आपके संस्कार की सामाजिक अस्मिता की भाषा बन जाती है। इसलिए ध्यान रखिए, केवल एक मनुष्य जन्म नहीं लेता, अपितु उस मनुष्य के अन्य समाज के साथ क्या संबंध होने चाहिए और उसकी अस्मिता कौन सी होनी चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा कौन सी होनी चाहिए, वह भाषा भी जन्म लेती है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि सामाजिक परंपराएं जो हैं, हमारी जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं, हमारी सांस्कृतिक विशेषताएं जो हैं, हमारी धार्मिक विशेषताएं जो हैं, जो अन्य समुदाय से अलग हैं, उसकी अपनी एक अस्मिता बन जाती है। ध्यान रहे, कोई एक वेद गीता पढ़ने वाला संस्कृत ज्ञाता व्यक्ति है, तो उसकी जो अस्मिता है वह उसकी बन जाएगी। अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म का है, अगर उसे कुरान, हदीस इत्यादि पढ़ाए जाते हैं, वो पढ़ जाता है, तो उसकी वह अस्मिता बन जाती है। अगर कोई क्रिश्चियन है जिसे बाइबल पढ़ाई जाती है, हालांकि बाइबल मूल अलग भाषा की है, लेकिन आज अंग्रेजी में पढ़ाई जाती है, तो उसकी अपनी अस्मिता बन जाती है। अगर कोई सिख व्यक्ति है, वो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करता है, तो वो गुरु ग्रंथ साहिब की भाषा जो है वो उसकी अपनी अस्मिता बन जाती है। यानी ध्यान रहे, धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक संस्कारों की भाषा आपके व्यक्तित्व और आपके सामाजिक अस्मिता की भाषा बन जाती है। धीरे 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 उसका संपर्क अन्य समुदाय से आने लगता है। मसलन समझिए, अगर आप मराठी यानी महाराष्ट्र में मराठी भाषा परिवार में रहते हैं, मराठी भाषिक पाठशाला में जाते हैं, मराठी भाषिक अध्यापकों से परिचय होता है, मराठी भाषिक समाज से आपका संपर्क होता है, तो धीरे धीरे कुछ ऐसे व्यक्ति भी आपके जीवन में आने लग जाते हैं जो अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी भाषा। महाराष्ट्र के मराठी बोलने वाले लोग मातृभाषा में मराठी में जो ज्ञान का ग्रहण कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका संपर्क अन्य भाषाओं से आ जाता है, उर्दू भाषियों से आ जाता है, हिंदी भाषियों से आ जाता है। तो उससे इस प्रकार की आवश्यकता महसूस होती है, अनुभव होती है कि हमें मराठी या हमारी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा का अध्ययन करना भी जरूरी है। इसलिए मातृभाषा या प्रथम भाषा के बाद अन्य भाषा का स्थान आता है।
अब ये अन्य भाषाएं भी दो प्रकार की होती हैं, देशज भाषाएं और विदेशीज भाषाएं। मतलब देखिए कि हम देशज भाषा यानी मराठी इस मातृभाषा को पढ़ते 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 अगर हम भारत की ही अन्य भाषाओं के संपर्क में आ जाते हैं, जैसे हिंदी है, कन्नड़ है, हाँ, गुजराती है, मलयालम है, तमिल है, मणिपुरी है, ओडिसी है, बंगाली है, कश्मीरी है, डोगरी है, राजस्थानी है, मगही है, मैथिली है, नेपाली है, ये जितनी भी सारी भाषाएं हैं, इनमें से किसी एक दो का संपर्क हमारा जाने अनजाने आ जाता है। अब देखिए कि प्रसार माध्यम जितने भी हैं, संचार माध्यम जितने भी हैं, इन संचार माध्यमों से भी हम अन्य भाषा से परिचित हो जाते हैं। हम रेडियो पे अंग्रेजी समाचार सुनते हैं, रेडियो पे हिंदी समाचार सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमारे देश की अन्य भाषाओं से भी परिचय हमारा हो जाता है और उसके उपरांत विदेशी भाषाओं से भी परिचय हो जाता है। आज अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा हमारे रग रग में फैल चुकी है। इसका एकमात्र कारण यह है कि यह शिक्षा का माध्यम बन चुकी है। कुछ दिन पहले शायद विलासराव देशमुख जी के मुख्यमंत्री पद के काल में दो तीन बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जिसमें से एक निर्णय था कि पहली से अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। अब यह निर्णय वापस लिया जा रहा है और प्राथमिक कक्षाओं में केवल माध्यम के रूप में तो मराठी या मातृभाषा का ही प्रयोग होगा, इस प्रकार निर्णय लिया गया है। तो देखिए कि अन्य भाषीय जो लोग हैं उनके संपर्क में आने से हमारी अन्य भाषा का शब्दकोश भी बढ़ता जाता है, वोकेबुलरी जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। हम केवल अपने भाषा के शब्दों तक सीमित नहीं रहते, अपितु हम अन्य भाषा के शब्दों से भी नितांत परिचित होने लग जाते हैं और धीरे 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 जैसे हम मराठी भाषा की कहावतें, जिसको हम मराठी में म्हणी या वाक्प्रचार कहते हैं, उनका प्रयोग अपने बोलने में कर लेते हैं, तो धीरे 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 हम हिंदी भाषा के वाक्प्रचारों का भी प्रयोग करने लग, कहावतों का भी, लोकोक्तियों का भी प्रयोग करने लग जाते हैं। जैसे मराठी में हम एक वाक्प्रचार बहुत तेजी से प्रयुक्त करते हैं, वो है कि उथड़ पाण्याला खळखळाट फार। अब इसकी समकक्ष कहावत हिंदी में कौन सी है? अधजल गगरी छलकत जाए। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि अन्य भाषाओं का भी अध्ययन आ जाता है। अब देखिए अन्य भाषाओं में भी जो देशी भाषाएं हैं, स्वदेशी भाषाएं हैं हमारी, या यूं कहें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 24 भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं का हम अध्ययन करते हैं, लेकिन उसमें भी दो प्रकार और हो जाते हैं। देशी भाषाओं में भी भाषाओं के दो परिवार हमारे सामने आते हैं, दो परिवार, एक आर्य परिवार की भाषाएं और दूसरी द्रविड़ परिवार की भाषाएं। मतलब मराठी भाषा, हिंदी भाषा, गुजराती भाषा, बंगाली भाषा, उड़िया भाषा, असमिया भाषा, कश्मीरी भाषा, डोगरी भाषा, राजस्थानी भाषा, पहाड़ी भाषा, नेपाली भाषा, ये सारी समश्रोतीय भाषाएं हैं जो आर्य परिवार से आई हैं। और एतद्देशीय कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो अन्य परिवार से हैं। अन्य परिवार से कौन सी भाषाएं आती हैं? द्रविड़ परिवार से जो भाषाएं आती हैं, उन भाषाओं में हम कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और तुलु जैसी भाषा का समावेश करते हैं। अब ये भले ही विषम स्रोतीय भाषा हो, लेकिन है तो स्वदेशी, भारत के अंदर ही पैदा हुई, भारत में ही बोली जाती है, भारत के लोगों के लिए ही उसका प्रयोग होता है। इसलिए मित्रों ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि अन्य भाषाओं में जो देशी भाषाएं हैं उनके भी दो भाग हो जाते हैं, दो वर्ग बन जाते हैं। पहला वर्ग समश्रोतीय भाषाएं और दूसरा है विषम श्रोतीय भाषाएं। अब जब हम मराठी महाराष्ट्र में पढ़ने वाले लोग हैं तो हमारे लिए समश्रोतीय भाषा कौन सी हो जाएंगी? हिंदी,
गुजराती, बंगाली, उड़िया, असमिया, मणिपुरी, जो आर्य परिवार की अन्य भाषाएं हैं मराठी को छोड़ करके। मराठी भी आर्य परिवार की भाषा है। प्राचीन काल में संस्कृत से निकली जितनी भाषाएं हैं वो सारी समश्रुतीय हैं, चाहे वो पाली हो, प्राकृत हो, अर्धमागधी हो, या उसके उपरांत धीरे धीरे हम देखते हैं कि आधुनिक जो आर्य भाषाएं हैं वो भी जो शौरसेनी से बनी हिंदी है, महाराष्ट्री से बनी मराठी है, गौड़ से बनी बंगाली है, गुर्जर से बनी गुजराती है, राजस्थानी है, प्राचड़ से बनी सिंधी है। तो ये सारी भाषाएं जो हैं वह भारत की आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं हैं, तो वो समान स्रोतीय हैं। अब विषम स्रोतीय भाषाओं में दाक्षिणात्य जो भाषाएं हैं, 5 भाषाएं, कर्नाटक की कन्नड़, तेलंगाना की तेलुगु, तमिलनाडु की तमिल, केरल की मलयालम, और इन सब में बोली जाने वाली एक अन्य भाषा तुलु। फिर से मैं कह रहा हूं, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और तुलु ये विषम स्रोतीय एतद्देशीय भाषाएं हैं। इनका भी अध्ययन हमें धीरे 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 करना पड़ेगा। अब इन सभी भाषाओं को जानने वाला कोई एक व्यक्ति असंभव है। फिर भी मैं 2-3 नाम बताऊंगा जिन लोगों को अनेक भाषाएं आती हैं, जैसे वंदनीय राष्ट्रसंत विनोबा भावे जी। विनोबा भावे जी को लगभग 10-12 भाषाएं आती थी। हमारे एक प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिंह राव, उनको भी एक 10-12 भाषाएं आती थी। मुझे 2-3 भाषाएं आती हैं। इसका मतलब यह है, देखिए, कि भाषाओं का अधिग्रहण, भाषाओं का अधिगम, भाषाओं को सीखना, यह हमारी आयु की स्तर से बढ़ता जाता है। मतलब हम पहले मातृभाषा सीखेंगे, फिर अन्य भाषाएं सीखेंगे, समश्रुतीय भाषा सीखेंगे, एतद्देशीय भाषा सीखेंगे, विषम श्रुतीय एतद्देशीय भाषा सीखेंगे, फिर पड़ोसी देशों की भाषा सीखेंगे। हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं? सिंहल प्रदेश, जिसको हम श्रीलंका कहते हैं, उसकी सिंहली भाषा जो है वो आर्य परिवार की भाषा है। नेपाल की नेपाली आर्य परिवार की भाषा है। बर्मा की बर्मी ये चीनी तिब्बती परिवार की भाषा है। चीन की चीनी भाषा परिवार की अलग से भाषा बन जाती है। पाकिस्तान में जिस उर्दू भाषा का प्रयोग होता है वो भी आर्य भाषा परिवार की भाषा है। तो धीरे धीरे हम ऐसी कुछ विदेशी भाषाएं, मतलब पड़ोसी देशों में है लेकिन वो समश्रुतीय है। ध्यान रहे, अंग्रेजी भाषा भी विदेशी भले ही हो लेकिन वो है समश्रुतीय, क्योंकि अंग्रेजी भी संस्कृत से निकली है। तात्पर्य कहने का यह है कि अंग्रेजी की जो प्राचीन भाषाएं हैं, जिनमें ग्रीक, रोमन, लैटिन इत्यादि भाषाओं का समावेश होता है, उनका अध्ययन भी करना जरूरी बन जाता है। अब यह अध्ययन क्यों, कैसे, किस लिए, इसे हम समझने की जरूरत नहीं है। केवल हमें ध्यान देखें, भाषा सीखना मतलब कोई भाषा आपको तब आती है जब आप उस भाषा में बात करते हैं, जब आप उस भाषा में अच्छी तरह सुन सकते हैं, अच्छी तरह बात कर सकते हैं, जब उस भाषा को आप पढ़ सकते हैं और उस भाषा में आप लिख सकते हैं। अब मैं मराठी भाषी व्यक्ति हूं, लेकिन मैं हिंदी अच्छी तरह बोल सकता हूं, हिंदी अच्छी तरह लिख सकता हूं, संस्कृत अच्छी तरह से बोल सकता हूं, संस्कृत अच्छी तरह से लिख सकता हूं, पाली अच्छी तरह बोल सकता हूं, पाली अच्छी तरह से लिख सकता हूं, अर्धमागधी अच्छी तरह पढ़ सकता हूं, अर्धमागधी अच्छी तरह से लिख सकता हूं, बोल भी सकता हूं, अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोल सकता हूं। ये दावा नहीं करता कि अंग्रेजी मुझे ठीक ढंग से आती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो जरूर आती है। और ध्यान रहे, भाषाई परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अंतिम विद्वान नहीं होता। कुछ ऐसे भाषा प्रयोग आपको पता नहीं होते जो दूसरे लोग प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे भाषा प्रयोग जो आप करते हैं
लेकिन दूसरे नहीं कर सकते, ये भी सच्चाई है। और ध्यान रहे कि भिन्न स्रोतीय भाषाएं हो या समस्रोतीय भाषाएं हो, उन सब का अध्ययन इन्हीं 4 प्रकारों के अंतर्गत आता है, जिसको हम श्रवण, संभाषण, पठन या वाचन और लेखन कहते हैं। कुछ ऐसी भी भाषाएं हैं, कुछ ऐसी भी लिपियां हैं जो इन भाषाओं में नहीं आती, जैसे शॉर्ट हैंड की लिपि, जैसे मोड़ी लिपि, जैसे ब्राह्मी लिपि। भाषाएं चाहे कोई भी हो, आप किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। आजकल देखिए बहुत सारे जिसको हम जाहिरात कहते हैं, विज्ञापन विज्ञापन लिखे जा रहे हैं रोमन लिपि में, लेकिन है उसकी भाषा हिंदी। जैसे ये प्यास है बड़ी, नहीं, इस प्रकार के शब्द भी आप ले सकते हैं। अब धीरे धीरे हम देखें कि मातृभाषा के ज्ञान के साथ साथ हम जिन अन्य भाषाओं का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, हम जिन समस्रोतीय स्वदेशी भाषाओं का ज्ञान कर रहे हैं, हम भिन्न स्रोतीय स्वदेशी भाषा का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, हम समस्रोतीय विदेशी भाषाओं का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, हम भिन्न स्रोतीय विदेशी भाषाओं का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उन भाषाओं में लिखे हुए साहित्य का भी हमारा परिचय हो जाता है, उन भाषाओं में लिखे ज्ञान का भी परिचय हो जाता है। और बहुत बार यह होता है कि किसी अन्य भाषा के साहित्य का भाषांतरित या अनुदित या अनुवादित रूप आप अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। जैसे मुझे बंगाली नहीं आती, लेकिन बंगाली के प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ, जिसमें वंदे मातरम यह गीत लिखा गया, वो मैंने हिंदी के माध्यम से पढ़ा है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के सारे उपन्यास, चाहे वो देवदास हो, चाहे गृहदाह हो, चाहे ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे पथ के दावेदार हो, ये सब मुझे बंगाली पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैंने वो अनुदित रूप में हिंदी माध्यम से पढ़ी। कुछ ऐसे भी उपन्यास हैं जो अंग्रेजी के हैं, लेकिन वो मैं मराठी के माध्यम से पढ़ता हूँ। जैसे अंग्रेजी के प्रसिद्ध अमेरिकन उपन्यास डैन ब्राउन है। डैन ब्राउन के जितने भी उपन्यास है, उसके लिए मुझे अंग्रेजी पुस्तकें मैंने ली, लेकिन अंग्रेजी पढ़ना उतना आसान नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ। लेकिन जब मैंने इन उपन्यासों के मराठी अनुवाद पढ़े, जैसे द दा विंची कोड हो, या इन्फर्नो जैसा उपन्यास हो, या डिजिटल पॉइंट जैसा उपन्यास हो, या डिजिटल फॉस्ट्रेस जैसा उपन्यास हो, या अन्य कोई भी उपन्यास हो, ये मुझे अंग्रेजी मूल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो अनुदित माध्यम में उपलब्ध है। मतलब ध्यान रहे कि जब हम मातृभाषा को पढ़ते हैं, धीरे धीरे हमें अन्य भाषाओं को भी पढ़ना जरूरी है। सारी भाषाएं हम एक साथ पढ़ नहीं सकते, हम इतने विद्वान नहीं हैं, हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि हम सारी भाषाओं का आकलन कर सके। 1, 2, 3, 4 भाषाएं, जो हमारा त्रिभाषा सूत्र है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मतलब मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कम से कम इन 3 भाषाओं को तो हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अनुवाद के माध्यम से पंजाबी भाषा का उपन्यास पढ़ते हैं, बंगाली भाषा का उपन्यास पढ़ते हैं, या फिर जापानी भाषा का पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वो भाषाएं सीखना जरूरी नहीं है, अपितु उसके अनुवाद पढ़ने से, उसके भाषांतर पढ़ने से भी हम ये समझ सकते हैं। मतलब ध्यान रहे, एक अन्य कौशल आपके साथ जुड़ गया। पहला कौशल था श्रवण, दूसरा था संभाषण, तीसरा था पठन, चौथा था लेखन, अब 5वां कौशल आ गया अनुवाद कौशल। ध्यान रहे, ये आपके पाठ्यक्रम की बात नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि अनुवाद भी करना हम सीखें।
एक भाषा का उल्था दूसरी भाषा में, एक भाषा का जो साहित्य है, जो सामग्री है, उसको दूसरी भाषा में ढालना, यह भी एक कौशल है। इसके उपरांत एक अन्य भाषा भी होती है जिसको हम समझ नहीं सकते, हम जिस पर ध्यान ही नहीं देते, उसको मराठी में देह बोली कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में बॉडी लैंग्वेज, हिंदी में देह भाषा। ध्यान रहे, आप अगर बोलते बोलते हर चीज को बोल रहे हैं आप, लेकिन केवल बोलने से बात नहीं बनती, अपितु कभी कभी किसी बात का निर्देश करने के लिए, कोट करने के लिए आपको ये चिन्ह करना पड़ता है, कभी कभी ये चिन्ह करना पड़ता है, कभी कभी ये चिन्ह करना पड़ता है। मतलब आपके पोस्चर्स एंड गेस्चर्स, मतलब आपके हाथ की जो दशाएं हैं या स्थितियां हैं, जो पोजीशंस हैं, वो बदलने के उपरांत भी अपनी अब देह बोली का प्रयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे इस चीज को हम समझने की कोशिश करें कि वाचिक अभिनय, वाचिक अभिनय नाम की जो चीज है, वो तो बोलते समय आप आवाज ऊंचा कम करके कह सकते हैं, अरे अरे अरे, ये क्या है, कैसे, क्यों, प्रश्नवाचक सारे शब्द, ये आप बोलने कह सकते हैं, लेकिन जो आश्चर्य होता है, जो प्रगटीकरण का भाव होता है, वो देह बोली के अलावा नहीं आ सकता। अगर आप क्रोध में हैं तो आपका भ्रूभंग हो जाएगा, आंखें विस्फारित हो जाएंगी, डर लगेगा, आप डर गए हैं तो छूट जाएंगे, आप आत्मविश्वास से किसी चीज को बोल रहे हैं तो वो एक अलग चीज बन जाएगी। मतलब ध्यान रहे कि भाषा सीखना, भाषा का अधिगम मात्र वाक्यों को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना नहीं है, अपितु अपना प्रस्तुतिकरण, मतलब एक अन्य कौशल आ जाता है, वह प्रस्तुतिकरण कौशल। आप अपनी बात को किस प्रकार से लोगों को समझा सकते हैं, यानी श्रवण कौशल आपको आ गया, आप अच्छी तरह से सुन सकते हैं, सुनते सुनते 1000 बार सुनने पर आप एक बार बोल सकते हैं, तो ये संभाषण कौशल हुआ। जब भाषा के लिखित रूप की बात आ जाती है तो आप किसी उपन्यास को पढ़ सकते हैं, किसी कहानी को पढ़ सकते हैं, किसी पुस्तक को पढ़ सकते हैं, पढ़ते पढ़ते आप लिख भी सकते हैं। आप देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस कौशल के साथ साथ मैंने एक अन्य कौशल कहा था, भाषांतर कौशल, जो अन्य भाषा से संबंधित है। और उसके उपरांत अगर आप बाजार में जा रहे हैं, अगर आप किसी सभा सम्मेलन में जा रहे हैं, अगर आप किसी रेडियो पर कोई व्याख्यान देने जा रहे हैं, दूरदर्शन पर कोई साक्षात्कार देने जा रहे हैं, तो उसमें आपके हाव भाव जो हैं, आपकी देह बोली जो है, वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए आप जिस भी भाषा का प्रयोग करें, चाहे मातृभाषा का प्रयोग करें, चाहे अन्य भाषा का प्रयोग करें, समश्रोतीय भाषा का प्रयोग करें, विषम श्रोतीय भाषा का प्रयोग करें, विदेशी भाषा का प्रयोग करें, किसी भी भाषा का प्रयोग करें, आपको इन कौशल्यों को सीखना ही पड़ेगा, अधिगम करना ही पड़ेगा, आत्मसात करना ही पड़ेगा, मुखोद्गत करना ही पड़ेगा। अब ये कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता, इस पर हम विस्तार से कल की तासिका में चर्चा करेंगे, जिसमें हम भाषाई कौशल्यों पर अधिक तरजीह देंगे, अधिक बल देंगे। हमारे लगभग 35 मिनट पूर्ण हो चुके हैं। छात्रों की संख्या अभी भी कम आ रही है, उनके लिए हम इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूट्यूब लिंक अवश्य डालेंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। और कल फिर से हम उपस्थित होंगे। सभी उपस्थित हुए उनके लिए धन्यवाद, और जो उपस्थित नहीं हुए उनसे ये कहना है, आप उन तक संदेशा पहुंचा दीजिए कि अगले पीरियड में ज़रूर शामिल हो जाए, अगली अभ्यास तासिका में ज़रूर शामिल हो जाए। कल हम इन्हीं भाषाई कौशल्यों को अधिक लंबी जिरह के साथ आरंभ करने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से श्रवण, संभाषण, पठन और लेखन कौशल्य सामने आते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।